बात करेंगे पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अखिल की मौत के मामले के साथ, जिसको लेकर डीजीपी मुस्तफा के परिवार से जल्द ही पूछताछ होगी। न्यूज 18 पर एसआईटी चीफ विक्रम नेहरा का बयान आया है। उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि 2-4 दिन में मुस्तफा परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अखिल से जुड़े लोगों से पूछताछ जारी है। अखिल के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसके साथ ही अखिल के कमरे से कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं। हमें नहीं पता सीबीआई केस की जांच करेगी या नहीं। सीबीआई जांच को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा अभी साफ नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि इस मामले में सीबीआई जांच करेगी या नहीं करेगी। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अभी पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आना बाकी है। तो आपको बता दें कि मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत के बाद इस पूरे मामले में संशय बना हुआ है। किस वजह से मौत हुई ये कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं आई है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि वो हत्या है, आत्महत्या है या किस वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन इस मामले पर एसआईटी चीफ विक्रम नेहरा ने कहा कि जल्द ही मुस्तफा परिवार से पूछताछ की जाएगी। के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत हुई और मौत कैसे कारणों में हुई, क्या कारण उसके पीछे रहे, क्योंकि जो वीडियो बाद में वायरल हुए और जो वीडियो निकल करके आए उस पर वो आरोप अपने परिवार पर ही लगाते हुए नजर आए हैं। अब इस पूरे मामले की, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, इसकी जांच जो है वो एसआईटी बनी है पंचकुला की, और जो एसआईटी के प्रमुख हैं वो विक्रम नेहरा हैं, एसीपी हैं पंचकुला के, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ हैं नेहरा साहब। किस तरह से देखते हैं, हाई प्रोफाइल मामला है, बेटा चला जाता है, आरोप परिवार के ऊपर लगा करके जाता है, वीडियो बनाता है, क्या निकल करके सामने आया जांच में? अभी जांच चल रही है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमारे पास आई थी वो अधूरी है अभी, जिसमें अभी कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं हो पाया है। तो इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं, वो एक एक करके हम सब के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें जो मृतक की मानसिक और शारीरिक जो भी स्थिति थी हेल्थ की, उसके बारे में, इसके अलावा परिवार में जो आरोप लगाए गए थे उस मृतक द्वारा अपने परिवार के अंदर जो संबंधों के बारे में, उसके ऊपर भी हम जांच कर रहे हैं। इसके अलावा जो मृतक के कमरे से जो भी हमें साक्ष्य मिले थे उन चीज़ों को भी हम एज एविडेंस देख रहे हैं। और इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर एक एक करके हम काम कर रहे हैं। जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर नहीं हो जाती तब तक जांच जो है वो किस दिशा में, उसके आने के बाद ये तय होगा कि किस दिशा में जाएगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्लियर हो जाए और जांच की दिशा में जाए। क्या लगता है आपको कि आत्महत्या है या हत्या नजर आती है? ओवर जो डोज है वो ड्रग्स की नजर आती है, क्या लगता है अभी इसमें क्या ध्यान में आता है? अभी प्राइमा फेसाई देखिए, पहले पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद शिकायत आई, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम जो हुआ था वो एफआईआर दर्ज होने से पहले ही हो गया था। लेकिन इसमें कोई भी अभी डॉक्टर जी भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें रीजन क्या था डेथ का। इसके लिए जो भी सैंपल्स हमें मिले थे वो कंसर्न्ड लैब्स में भेजे गए हैं और उनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाए, ताकि ये चीज तय हो सके कि आत्महत्या है या हत्या है। और ये चीज जैसी एस्टेब्लिश होगी उसके बाद फिर हमारी जांच की दिशा तय होगी और उसकी के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। विक्रम जी, क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, पिता जो हैं पूर्व डीजीपी रहे हैं पंजाब के, मां हैं कैबिनेट मंत्री रही है, आप कैसे देखते हैं कि अब इस जांच में शामिल होने के लिए, क्योंकि सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं, वीडियो आप लोगों के पास आ गए और क्या क्या बरामद हुआ है और उसमें क्या क्या लिखा गया है मृतक के द्वारा? मृतक की डायरी हमने परिवार ने हमें सौंपी थी, जिसमें लगभग वही बातें हैं मोटे तौर पर जो कि मृतक द्वारा जो वीडियो वायरल की गई थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उसने आरोप लगाया था अपने परिवार के ऊपर और कुछ संबंधों को लेकर उसने जिक्र किया था।
और उसमें जो अपने पिता के साथ खुद के संबंधों के बारे में, खुद की मानसिक स्थिति के बारे में, खुद की शारीरिक स्थिति के बारे में और अपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उसने उन चीज़ों का जिक्र है। मोटे तौर पर जो वीडियो वायरल करी थी वही हैं सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और जो मृतक की डायरी है और उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम कंसीडर कर रहे हैं एज एविडेंस। और जो भी कंक्लूजन निकलता है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी, उसके आधार पर जांच चलेगी। कमरे से क्या क्या मिला है? जो कमरा है उसमें भी छानबीन की थी आपने? संदिग्ध चीजें मिली हैं जो हमें डाउट है कि वो चीजें नशे में भी प्रयोग हो सकती हैं और कुछ ऐसी चीज हमें लगती है कि वो संदिग्ध तौर पर कोई हो सकती है। उनको भी हम लैब में भेज रहे हैं ताकि ये एस्टेब्लिश किया जा सके कि वो क्या चीज़ है। और जो मेडिकल हिस्ट्री रही है उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं और जो उसका जो शारीरिक मानसिक जो स्थिति रही है उस चीज़ के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ट्रीटमेंट किया था उनको भी हम बुला के जांच में शामिल कर रहे हैं। जो दिन प्रतिदिन जो मृतक के संपर्क में जो लोग थे उनकी भी हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे ये पता चल सके कि किस तरह की स्थिति रही, क्या लड़ाई झगड़े होते थे, परिवार में क्या हालात थे, ये सारी चीजें हम पता कर रहे हैं। कोई उनकी पत्नी जो थी उनको बुलाया गया है या मोहम्मद मुस्तफा, क्योंकि उनके बाई नेम FIR हुई है, तो क्या उन लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया और कब बुलाया जाएगा? अभी तक हमने जिन लोगों के खिलाफ FIR, जो मृतक के माता पिता, बहन और बीवी के खिलाफ FIR हमारे पास दर्ज है, अभी तक हमने इनको जांच में शामिल होने के लिए अभी तक नहीं बुलाया है, क्योंकि हमारी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो है अभी चल रही है। जो इम्पोर्टेंट चीजें थी जिसमें सीन ऑफ क्राइम का इंस्पेक्शन था और मृतक से संबंधित जो भी चीजें थी उनको कब्जा में लेना था और जो स्टेटमेंट्स जो रिकॉर्ड करनी थी वो हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एक एक करके जो जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, जिसमें मृतक के माता पिता और जो बहन और बीवी हैं, उनको हम आने वाले दिनों में बुलाएंगे 2-4 दिन में और उनकी पूछताछ करेंगे और जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर आगे कर रहे हैं। कोई सम्मन अभी जारी किए गए हैं? उनको कहा गया है कि जांच में शामिल होने के लिए आप लोगों की तरफ से? मोहम्मद मुस्तफा अभी तक हमने उनको जांच में शामिल होने के लिए अभी तक कोई सम्मन जारी नहीं किए हैं। अभी हमने नहीं बुलाया है क्योंकि हमारी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है अभी वो चल रही है। एक जो उनके पिता ने कहा कि वो ड्रग्स का आदी था, नशा करता था, तो उस की ओर भी आपने कोई कदम उठाया है, कोई जांच की है? उसमें हमें पता चला था पटियाला कोई डी एडिक्शन सेंटर है, वहां पर 2 बार ट्रीटमेंट हुआ था मृतक अकील का। तो वहाँ उस सेंटर के जो संचालक थे उनको हमने बुलाया था, उनसे पूछताछ की थी। वहाँ का रिकॉर्ड भी हमने कब्जे में लिया है और वहाँ जो साइकेट्रिस्ट था जो इनकी काउंसलिंग करते हैं उनको भी हम अभी वो शामिल जांच नहीं हुए हैं, उनको बुला रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि क्या हिस्ट्री रही है मृतक की और मानसिक स्थिति और ये सारी चीजें, इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी मोहम्मद मुस्तफा या उनकी मां ने कोई अपने आप कोई बयान दर्ज कराना चाहे हैं? आपने नहीं बुलाया लेकिन खुद ने कोई बयान दर्ज करा? अभी तक हमारे पास आधिकारिक रूप से कोई भी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ना वो जांच में शामिल हुए हैं और जैसे ही हमें आवश्यकता महसूस होगी इस अभियोग में उनको जांच में शामिल होने के लिए हम बुला लेंगे। मामला CBI को भी जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हरियाणा सरकार ने एक चिट्ठी लिखी है CBI को, तो क्या लगता है कि CBI इस केस की जांच कर सकती है? देखिए, मैं इस बारे में आधिकारिक रूप से मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है ये चीजें। लेकिन अगर कोई आधिकारिक रूप से हमारे पास कोई आदेश आता है तो निश्चित रूप से जो है ना ये केस जहाँ का भी आदेश आएगा वहाँ जाएगी। लेकिन अभी तक इसकी जांच हम ही कर रहे हैं, SIT कर रही है, पंचकुला पुलिस कर रही है और डे टू डे
प्रोसीडिंग के तौर पर हम इसकी जांच कर रहे हैं। कोठी और जो कमरा था या और कोई जो साक्ष्य थे उनको सील किया गया, कोठी को भी सील किया गया है या अभी वो वैसे ही है? जी नहीं, कोठी को हमने सील नहीं किया था। कोठी मृतक के कमरे की हमने फोरेंसिक टीम से जांच करवाई थी और उसके अलावा बाकी भी जो लोगों के वहाँ जितने भी कमरे थे वो सभी की हमने जांच करवाई थी और उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि विक्रम नेहरा जी हैं और एसआईटी के चीफ हैं, नेतृत्व कर रहे हैं एसआईटी का, और यही कहना है कि आने वाले समय के अंदर 2-4 दिन के अंदर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो मोहम्मद मुस्तफा हो या मां हो, जो कैबिनेट मंत्री रही हैं पंजाब सरकार में, बहन हो, बीवी हो, क्योंकि चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और अगर कोई आगे डिसीजन होता है कि सीबीआई को ये जांच जाती है तो सीबीआई को जांच भी जा सकती है, लेकिन अभी एसआईटी जांच कर रही है और लगातार जो मृतक है उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको एक एक करके जांच के लिए बुलाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे छठ पूजा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी छठ पूजा पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उन्होंने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में प्रदेश स्तरीय छठ महोत्सव में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हुए श्रद्धालुओं के साथ आस्था और ऊर्जा का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने करनाल, पानीपत, सोनीपत और पंचकुला में घाटों का निर्माण करवाया है और जल्द कैथल में भी घाट बनेगा। मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत हरियाणा के विकास की ताकत है। छठ पर्व भारतीय संस्कृति का सेतु है जो अनुशासन, तप और आस्था का प्रतीक है। ये मांग पत्र दिया है, इसमें घाट की बाउंड्री को ऊंचा करना, शेड के चारों तरफ चिनाई कर दरवाजे, खिड़कियां लगवाना, क्षतिग्रस्त प्लास्टर पर नया प्लास्टर करवाना, शेड के अंदर उचित प्रकाश एवं पंखों की व्यवस्था करवाना, एक अधूरा शेड निर्माण उसे पूर्ण करवाना। ये 5 मांगे लिखी है, 5 मांगों को विभाग से भेज करके इन्हें पूरा करवाने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। हम लगातार जो हमारे ये घाट सुंदर घाट बन रहे हैं, लगातार सरकार हमारे जो छठ मैया की इस पर्व को हर्षोल्लास के मनाते हैं, उसके लिए हम निरंतर इसमें काम कर रहे हैं। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस पर्व की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। छठ मैया की कृपा से मुझे पिछले वर्ष भी इसी पवित्र भूमि पर, इसी समारोह में आप सबके बीच में शामिल होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ है। उसकी याद अब भी मेरे मन में समाई हुई है, लेकिन इस बार भक्तों का उत्साह कई गुना ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र पहुंचे हैं। गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर का उन्होंने निरीक्षण किया, केंद्र के निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। आपको बता दें 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की आस्था का केंद्र है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र पहुंचे हैं। गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर का उन्होंने निरीक्षण किया, केंद्र के निर्माण के कार्यों की विस्तृत जानकारी ली है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के 12 साल बाद उसका गठन हुआ है और इस दौरान जसविंदर मीनू बेनीवाल ने अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। हरियाणा में 2 से 8 नवंबर तक स्टेट गेम्स होंगे। मीनू बेनीवाल ने यह बताया। न्यूज़ 18 ने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीएम नायब सैनी और पीटी उषा इसका उद्घाटन करेंगे, जो स्टेट गेम्स होने वाले हैं उसके साथ ही पूरे हरियाणा के जिलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। करीब 8,500 खिलाड़ी और स्टाफ इसमें हिस्सा लेगा।
चंडीगढ़ सुखना लेक पर भी एक प्रमुख स्पर्धा होगी। ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के विवाद पर भी मीनू बेनीवाल का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि एक क्लरिकल मिस्टेक थी जिसे जल्द सुधारा जाएगा। अध्यक्ष जसविंदर मीनू बेनीवाल जी हमारे साथ हैं। अलग अलग विषयों पर उनसे बातचीत करते हैं। ओलंपिक एसोसिएशन जो है हरियाणा का, वो गेम कराने जा रहा है, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। मीनू जी, जिस तरह से हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन काफ़ी सालों के बाद हरियाणा में गेम्स कराने जा रहा है, कब से ये गेम्स होने जा रहे हैं, कौन कौन से गेम्स होंगे, किस तरह का आयोजन होने जा रहा है? ये 27वां गेम है, स्टेट गेम है, हरियाणा स्टेट गेम्स 27 2 नवंबर को ये हमने शुरुआत इसकी रखी है, ओपनिंग सेरेमनी है, और 8 तारीख को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है। इसमें 25 के आसपास जो खेल होंगे, क्योंकि 24 खेल तो तय हो चुके हैं और 25वां शूटिंग रेंज की उपलब्धता की वजह से उसकी तारीख आगे पीछे हो सकती है। तो 25 गेम पहले चरण में होंगे और दूसरे चरण में जो खेल विभाग से हमारी जो पॉलिसी है और जो ओलंपिक में शामिल जो गेम है, उसके हिसाब से ही जो बाकी जो बचे हैं दूसरे चरण में उनको ले लिया जाएगा। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो काफ़ी सालों के बाद ये गेम का आयोजन कर रहा है। क्या वजह रही कि इतने साल, या संघ नहीं था या आयोजन नहीं हो पाया? संघ तो था, लेकिन 2012 के बाद किसी कानूनी विषयों में ये ओलंपिक संघ फंस गया था और इसके चुनाव नहीं हो पाए थे और इसकी कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं थी। पिछले समय में संदीप सिंह जी जब आए 2021 में, माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों में रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई और उनके ही देखरेख में चुनाव हुए, जिसमें संदीप जी इसके मंत्री बन गए थे। और अब उसके बाद जो अब ये चुनाव हुए 24 में, तो अब मुझे निर्विरोध यहाँ का बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब 12 साल 13 साल के बाद इसकी हमने तैयारी करके पिछले 6 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, वेन्यूज़ की भी रेकी करनी होती, काफ़ी व्यवस्थाएं भी देखनी होती हैं। एक हमारी जो बॉडी है ऑटोनोमस बॉडी है, हमें CSR की फंड्स की व्यवस्था भी करनी होती है। तो उसको करके हम अब सारा जब तालमेल ठीक हो गया तो ये अब 27वें गेम ये अब होंगे। 12-13 साल से जैसे बॉडी नहीं थी और अब गेम्स जहां हो रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं और भी कई चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे कौन से प्रमुख चेंजेस हैं जो अब आपके 2024 में ज्वाइन करने के बाद आए हैं? ज्वाइन करने के बाद हम तैयारी कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी रहे और फेयर और फ्री ऑफ एनी प्रेशर, जो है जो कोई प्रेशर ना हो, ऐसे ट्रायल हो और सर्टिफिकेशन शुद्ध हो, डुप्लीकेसी ना हो। तो इसमें हमने कई सुधार किए हैं। हमने सर्टिफिकेशन को चेंज किया है। माननीय हमारी जो अध्यक्षा हैं PT उषा जी, उनसे हमारी जब मुलाकात थी तो उन्होंने हमें मॉडल स्टेट बनाने का एक विषय रखा था कि हरियाणा हमारा मॉडल स्टेट होगा। तो हम डोप जो एंटी डोपिंग जो है, जो लोग नशा करते हैं खिलाड़ी, जो गलत चीज़ ले लेते हैं, प्रोटीन जो होते हैं, कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो सर्टिफाइड होते हैं, कुछ प्रोटीन सर्टिफाइड नहीं होते हैं, तो उनको इससे जागरूक करना, इसके सेमिनार्स कंडक्ट करना। ये 15 नवंबर के बाद इंडियन ओलंपिक संघ हरियाणा में पहला प्रदेश है जहां से हम ये शुरू कर रहे हैं। हर एक जिले में हम जाएंगे, नर्सरीज में जाएंगे, स्टेडियम्स में जाके जागृति पैदा करेंगे। दूसरा, हमने जो सर्टिफिकेशन है उसका प्रारूप बदला है। पहले जो नेशनल गेम्स तक जो सर्टिफिकेट होते थे उसमें सिर्फ नाम होता था एथलीट का, बाकी कोई जानकारी नहीं होती थी। हमने उसमें अभी, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, उसमें हमने पिता और माता का नाम दोनों ऐड किए हैं और साथ उसका आधार कार्ड भी ऐड किया है, उसमें जोड़ दिया है, ताकि बाद में जब वेरिफिकेशन होती है तो प्रथम दृष्टया क्लियर हो जाए कि ये सर्टिफिकेट का जो व्यक्ति है, उक्त व्यक्ति, आधी जानकारी सर्टिफिकेट के ऊपर, बाकी उसकी फिर बाद में आ जाए। डुप्लीकेसी आ जाती है उसमें? कुछ ऐसी हमने नहीं देखा है, लेकिन हम सुन रहे हैं काफ़ी चीज़ें ऐसी अदालतों में भी हैं। कोई सर्टिफिकेट में डुप्लीकेसी पिछले दिनों में कभी हुई है 10-12 साल पहले, तो उसमें थोड़ा सुधार हो जाए, इसलिए हम प्रयास इसका कर। और अब जिक्र करेंगे दिल्ली का। दिल्ली में अब सिर्फ BS6 इंजन की गाड़ियों की ही एंट्री होगी। दिल्ली सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है। 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर BS6 इंजन की गाड़ियों को एंट्री मिलेगी। BS6 इंजन के बिना इंजन वाली गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियां अगर BS6 इंजन की नहीं है तो उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार का यह नया फैसला है। नए आदेश जारी किए गए हैं। BS4 इंजन की गाड़ियों को भी सिर्फ 31 अक्टूबर 2026 तक की एंट्री मिलेगी। दिल्ली में केवल इन गाड़ियों का ही